માં એક જળ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ તરફથી આપ સૌને આવકારું છું, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગઈકાલના મતલબ લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે જોયું હતું તો પાઠ 9 એમાં આપણે પાઠ પૂરો કર્યો હતો. હવે આજે જોઈશું કાવ્ય 10 છે ભારત ગૌરવ. કાવ્યનું નામ છે ભારત गौरव. भारत गौरव काव्य कवि मैथिली शरण गुप्त, जिसका जन्म 1886 में झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था. झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था. बाल्यावस्था से ही कविता में उनको रुचि थी, यानी कि शुरुआती प्रारंभથી જ બાળક અવસ્થામાંથી જ એમને કવિતાઓ લખવામાં રસ હતો. इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई. એમણે જે શરૂઆતની રચનાઓ કરી એ હિન્દીમાંથી એક પત્રિકા આવી હતી, જે પાઠબુક હોય છે મેગેઝિન જેવું, એમાં સરસ્વતી નામ કરીને પ્રકાશિત થતી હતી. महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદી પણ હિન્દીના છે, ખાસ કરીને નિબંધકાર છે, આલોચક, સમાલોચક, લેખક, કવિ લેખક ગણાય છે. એમના પ્રોત્સાહનથી આ મૈથિલી શરણ ગુપ્તને ઘણું બધું માર્ગદર્શન મળ્યું હતું. राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम भक्त काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. तो कहेવાનો મતલબ છે કે ભાઈ એમનું પૂરું પરિવાર એ રામની ભક્તિમાં માનતું હતું. એટલે સ્વાભાવિક છે કે બાળકમાં પણ એવા ગુણો આવે. તો આ મૈથિલી શરણ ગુપ્તને રામની ભક્તિના કાવ્ય એટલે કે રામના વિષયને લઈને ઘણા બધા કાવ્યો લખ્યા છે. અને એ સિવાય પણ તત્કાલીન એટલે એ સમયની જે બધી રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિઓ હતી એ બધાથી પ્રભાવિત થઈને રાષ્ટ્રીય ચેતના માટે સ્વદેશ ગૌરવ આ બધાનો એક અવાજ એમના કાવ્યમાં સંભળાય છે. राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध है. मैथिली शरण गुप्ते राष्ट्रकवि गणाय છે. બરાબર. भारत भारती साकेत એની નીચે લીટી કરીશું. भारत भारती साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. 1954 में पद्म भूषण से उनको पुरस्कृत तथा तो अलंकृत भी किया गया था और राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था. એટલે કે રાજ્યસભાના સભ્ય પણ બન્યા હતા. પદ્મ ભૂષણથી એમને 1954 માં શું કરવામાં આવ્યા હતા? પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા હતા. तो भारत गौरव काव्य भारत भारती से उनके भारत भारती नाम के काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसमें 3 खंड है, यानी कि 3 खंड से भाग से अतीत, वर्तमान और भविष्य. अतीत यानी कि भूतकाल. गुप्ता जी ने भारत भारती का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है. इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के शीरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया गया. शीरमौर यानी कि સૌથી શ્રેષ્ઠ. શિર એટલે માથું, મોર એટલે તો સૌથી શ્રેષ્ઠ જગ્યાએ એમને એનું નામ લેવામાં આવે છે. काव्यरत्न ने कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है और साथ ही साथ में हमारी जो प्रजाति आर्यों के महान जीवन का आदर्श भी इस काव्य में चित्रित यानी कि अंकित किया है. तो हम देखेंगे, उसका राग नहीं है, मैं सीधा काव्य का पठन ही करती हूँ और आपको उनका भावार्थ समझाती हूँ. सभी विद्यार्थी अपनी अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 41 पर हम देखेंगे. सब विद्यार्थियों ने किताब खोली है. हम शुरू करते हैं. भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो रोजी भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है. तो यहाँ 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भूलोक का गौरव, भू यानी कि भूमि, पृथ्वी जो भूमि पर बसा हुआ संसार, गौरव, गौरव यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा. तो कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, प्रकृति यानी कि कुदरती, पुण्य लीला स्थल यानी कि पवित्र क्रीड़ा भूमि. कैसा मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल. तो मनोहर यानी कि मन को हरने वाला. यह शब्द समूह આપણે પૂછી શકીએ. સમાનાર્થી લખો તો સુંદર. गिरी यानी कि पर्वत, हिमालय यानी कि हिमगिरी, ये सभी भी समानार्थी शब्द है. गंगाजल तो गंगा
का दूसरा नाम है भागीरथी, गंगा जल એટલે गंगाનું पानी। तो कवि यहाँ कहते हैं कि भी ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ भूलोक की प्रतिष्ठा है, जहाँ पुण्य लीला स्थल यानी कि पुण्य पवित्र क्रीड़ा भूमि कौन सा देश माना जाता है, जहाँ फैला है मनोहर गिरी हिमालय। तो कि गिरी हिमालय जैसा पर्वत जहाँ फैला हुआ है और जहाँ गंगा का पवित्र जल बह रहा है, ऐसा स्थान जो कोई है तो वह भारत देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी कि विकास, उन्नति, प्रगति, उन्नति। तो कहा जाता है कि भी सभी देश जो है उन्हीं सभी देशों में सबसे अधिक उन्नति करने वाला, प्रगति करने वाला यानी कि विकास करने वाला कौन सा देश है? तो जो वह कोई देश है तो वह ऋषियों की भूमि है, वही वह ऋषियों की भूमि है भारत, वह भारत वर्ष है। तो कि भाई आओ जो બધા જ દેશોમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ દેશ ગણવામાં આવે તો એ ઋષિઓની ભૂમિ એવું ભારત દેશ છે, કારણ કે ભારત દેશમાં ઘણા બધા ઋષિઓની જન્મભૂમિ છે, ઘણા બધા ઋષિઓનો જન્મ થયો છે અને એ ઋષિ મુનિઓએ ઘણી બધી શોધો પણ કરેલી છે। તો કે એવો ભારત વર્ષ, એવો ગૌરવ ગૌરવશાળી કોઈ દેશ હોય તો તે ભારત છે। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि सरदार श्रेष्ठ। तो के वृद्ध यानी कि देश कभी घरडो थाय ना थाय के वृद्ध यानी कि पुराना। तो के हाथ में कोई पुराना यानी कि प्राचीन में प्राचीन पुराना कोई जो देश है तो वह हमारा भारतवर्ष ही है, वही सारे संसार का सर्वोत्तम श्रेष्ठ सरदार है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या वर्ग है? तो कि ऐसा पुराना कोई देश विश्व यानी कि जगत संसार यानी कि दुनिया समानार्थी लखो है तो देश, एनो विरोधी लखो है तो विदेश। तो कि क्या कोई और दूसरा कोई देश है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो कि सबसे प्रथम भगवान की भवभूतियों यानी कि जो भौतिक संपत्ति है या अलग अलग जो खोज की है वे सभी का भंडार यानी कि प्रथम स्थान भारत है। भारत में से ही इन भौतिक सुख समृद्धि यानी कि भौतिक वस्तुओं का भंडार भारत है। भौतिक वस्तुओं का जो प्रदान है वह सबसे पहले भारत देश ने ही इस सृष्टि को दिया है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विस्तार નો વિરોધી લખવો હોય તો સંકુચન આવે, તે સંકુચિત, વિસ્તાર એટલે વિસ્તૃત। તો કે विधि यानी कि ब्रह्मा, यह विधि नो मीनिंग શું થશે? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने यदि सबसे पहले नर सृष्टि, नर એટલે मनुष्य का निर्माण किया है तो वह भारतवर्ष ही है कि भारत देश જ એક એવો દેશ છે કે જ્યાં સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીએ મનુષ્યની રચના કરી હતી અને એ મનુષ્યએ જ જાતની ખોજો કરેલી છે। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है। तो कि यह पूर्ण भूमि है, हमारा देश पूर्ण भूमि है यानी कि हमारी संस्कृति भी अच्छी है, लोग भी धर्म कार्य में अपना दिन बिताते हैं, इसीलिए धार्मिक वृत्ति के होने के कारण हमारा देश पुण्य है। पुण्य का विरोधी लिखना है तो पापी, पूर्ण भूमि तो पाप भूमि विरोधी लघु है। तो इनके निवासी आर्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत देश में सबसे पहले आर्यों ने निवास किया था। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, आप तो आचार्य के આપણે પ્રિન્સિપાલ કહીએ છીએ બરાબર। અહીં आचार्य यानी कि शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। આપણે નિબંધ પૂછાય પરીક્ષા में आदर्श विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक। तो आदर्श शिक्षक નો મતલબ શું કે શિક્ષકનું આચરણ સારું હોય અને એ આચરણ સારું હોય તો વિદ્યાર્થીને પણ આચરણ બોલાવે એટલે શ્રેષ્ઠ शिक्षक कही सके, श्रेष्ठ विद्यार्थी कही सके। तो कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ ऐसे आचार्य हुए थे जिन्होंने सबसे पहले विद्या कला और कौशल सब देशों को सिखाया है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी पूछे खड़े। तो कि ऐसा सब कुछ होने पर भी आज भारत की संतानें हैं, भारत के जो लोग हैं वह आज अधोगति में खड़े हैं। अधोगति में पड़े हैं यानी कि उनकी अवनति हुई है। अधोगति यानी समानार्थी लखो है तो अवनति, दयनीय એટલે કે ખૂબ જ દુર્દશા, ખૂબ જ ગરીબ દશા।
પણ અધોગતિનો વિરોધી લખવો હોય તો ઊર્ધ્વ, ઊર્ધ્વ એટલે ઉપર જવું, ઉઠવું એટલે પ્રગતિ કરવી. तो कि भारत की संतान अधोगति में यानी कि दयनीय दशा में जी रही है, फिर भी उनकी चिन्ह की उनकी उच्चता के चिन्ह यानी कि उच्चता यानी कि महानता, उनकी श्रेष्ठता, उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छी अच्छी जो खोजें की है, इन सब के कारण उनके जो चिन्ह है ये आज भी हमारे देश में उपलब्ध है यानी कि खड़े हैं. वे आर्य ही थे. પછી કે आर्यों की कौन सी विशेषताएं थी, आर्य कैसे थे? तो वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे. तो जो भारत में आर्यों का सबसे पहले आर्य निवासी थे, वे आर्य ऐसे थे जो कभी अपने स्वार्थ के लिए जीते ही नहीं थे. वो जो भी काम करते थे वह परोपकार के लिए ही करते थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही काम के लाभ के लिए कोई काम करते नहीं थे. बस स्वार्थरत वो मोह की मदिरा कभी न पीते थे. स्वार्थरत यानी कि केवल अपना ही लाभ देखने वाले, मदिरा यानी कि मद्य, शराब. तो कि वे अपना ही भला करने वाली ऐसे स्वार्थ की मदिरा में, ऐसे मोह में कभी भी जीते नहीं थे. संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे तो संसार के उपकार करने के लिए, संसार पर उपकार करने के लिए, संसार का हित करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए ही इस देश में जन्म लेते थे. निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठे सकते थे कभी? निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, कोई पण जातनी क्रिया न करे એને આપણે કે સાવ નિષ્ક્રિય. તો એને નિશ્ચેષ્ટ यानी कि निष्कृष्ट, बराबर, चेष्टा रहित, प्रयत्न रहित. तो कि चेष्टा रहित, प्रयत्न रहित, निष्क्रिय होकर बैठे रहने वाले वे आर्य नहीं थे. वे यानी कि कभी भी निष्क्रिय बैठे रहते नहीं थे. तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत देश का गौरवगान किया है, भारत की श्रेष्ठता प्रतिष्ठा का गुणगान गाया है. तो यह काव्य मुखपाठ भी करनी है यानी कि मोड़े करवानी है, परीक्षा में पूछाई सके. और स्वाध्याय में सब कुछ लिखना है, प्रश्न 7 तक, 1 to 7 यानी कि प्रश्न पहलो, बीजो, त्रीजो, चौथो, પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો તમામ પ્રશ્નો લખવાના છે. અને આ પાઠના આધારે ભારત દેશ પર નિબંધ પણ પૂછાઈ શકે. જો આપણે પાછળથી લખાવીશું, હાલ પૂરતો આપણે સ્વાધ્યાય લખી દેવાનો થશે. અને આ શબ્દો બધા છે એ શબ્દો પણ આપણે લખી દઈશું, પછી સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે વિડીયો ઉતારે તો મારે લખવું હોય, તારે કે મારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું?